नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है अवर्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। देखो हम क्या कर रहे थे, एसएस के एमसीक्यू कर रहे थे वीआईडी के लिए और हमने 150 क्वेश्चन कर भी लिए हैं। आगे हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 151। क्वेश्चन नंबर 151 क्या कहता है, द बुक छोटे और बड़ों का सवाल रोट अबाउट। ये पुस्तक है छोटे और बड़ों का सवाल, ये किसके बारे में लिखी गई है। सबसे पहले देखेंगे कि ये लिखी किसने है। ये किसने लिखी है, ये लिखी है कांसी बाबा ने। कांसी बाबा एक मजदूर है, उन्होंने ये किताब लिखी और ये किसके बारे में लिखी है, द लिंक बिटवीन कास्ट एंड क्लास एक्सप्लॉयटेशन। जो वर्ग और जाति के आधार पर भेदभाव होते थे, शोषण होता था, उसके आधार पर ये किताब लिखी गई है, उसके लिए किताब लिखी गई है। याद रखना, छोटे और बड़ों का सवाल लिखी किसने है, कांसी बाबा ने। और किसके किसके लिए लिखी है, जो शोषण हो रहा था जाति व वर्ग के आधार पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 152, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ बिलियोथिक वैल्यूई। यही क्वेश्चन सेम का सेम 10th एग्री में पूछा गया था भाई। जो 10th एग्री अब की बार 2025 का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। और ये किसके लिए यूज हुआ है, लो प्राइस बुक के लिए। किसके यूज हुआ है, लो प्राइस बुक के लिए यूज हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 153, द प्रिंटिंग वाज फर्स्ट इंट्रोडक्शन इन विच बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। कि इंडिया में सबसे पहले प्रिंटिंग लाने वाला कौन है। इंडिया में सबसे पहले प्रिंटिंग कौन लेके आए हैं, पुर्तगीज मशीनरीज। कौन लेके आए हैं, पुर्तगाल वाले लेके आए हैं। और कहां पर लेके आए हैं, गोवा में लेके आए हैं। कहां पर लेके आए हैं, गोवा में। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 154 हु राइट अमर जीवन। अमर जीवन, देखो ये सेम का सेम क्वेश्चन भी भाई 10th एग्री में आया हुआ था, क्योंकि 10th एग्री का सिलेबस सेम था एसएस का, क्योंकि वही 10th के लिए आपको पढ़ना पड़ता है, वही 10th एग्री को। हु राइट अमर जीवन, अमर जीवन किसने लिखी है, तो किसने लिखी है, रस सुंदरी देवी ने लिखी है भाई। किसने लिखी है, रस सुंदरी देवी ने लिखी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका आ गया भाई 155, हु वाज द ऑथर ऑफ गुलामगिरी अ बुक ऑन कास्ट इनजस्टिस। जाति के भेदभाव के आधार पर एक किताब लिखी गई है, गुलामगिरी। किसने लिखी है, ये वीएलडीए में आया था भाई पिछली बार, वीएलडीए 2024 का क्वेश्चन है। और ये किसने लिखी है, ज्योतिबा फुले ने। किसने लिखी है, ज्योतिबा फुले ने। इसके अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 156, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज पब्लिश बाय राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय द्वारा इनमें से कौन सी पत्रिका पब्लिश की जाती थी। सबसे पहले है संवाद कौमुदी, शमसुल अखबार, पंजाब केसरी और चंद्रिका। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी में राजा राम मोहन राय ने जो हिंदू धर्म की कुछ कमियां थी, जो कुरीतियां थी, जैसे कि बाल विवाह हो गया, सती प्रथा हो गया, उनके बारे में लिखा गया था। याद करना भाई, ये भी इंपॉर्टेंट, अब की बार ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, संवाद कौमुदी किसने लिखी है, राजा राम मोहन राय ने। आगे है इसके बाद, हु प्रिंटेड द फर्स्ट तमिल बुक। पहली तमिल बुक किसने लिखी है, पहली तमिल बुक लिखने वाले कौन है, कैथोलिक प्रीस्ट है भाई। जो क्या नाम है, ईसाई धर्म मैंने आपको बताया था दो पार्ट में है, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। किसने लिखी है, कैथोलिक ने लिखी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 158, हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द न्यूज़पेपर केसरी। केसरी न्यूज़पेपर किससे संबंधित है, केसरी न्यूज़पेपर किससे संबंधित है, सर बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है। किससे, बाल गंगाधर तिलक से। ये भी क्वेश्चन पिछली बार वीएलडीए में आया था भाई, ये भी क्वेश्चन पिछली बार वीएलडीए में आया था। इसके बाद देखो, इसी के साथ हमने क्या कर लिया, इसी के साथ हमने आज हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया। हिस्ट्री के जितने भी एमसीक्यू हमने कंप्लीट कर लिए। हिस्ट्री के ये क्वेश्चन जो आपने अभी किए हैं, इनकी बार बार रिवीजन करते रहना, बार बार वीडियो 2x पे देखते रहना। ठीक है, इनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला। अगला क्वेश्चन है हमारा ज्योग्राफी, यहां से स्टार्ट हो जाती है। ज्योग्राफी का पहला क्वेश्चन है, देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडी नीड एंड नॉट एनीबॉडी ग्रीड। कि ये बात हो रही है रिसोर्सेज के बारे में, कि रिसोर्सेज हमारे ग्रीड। पहले देखते हैं, इसमें दो शब्द दिए हुए हैं, ग्रीड। ग्रीड क्या होता है, लालच।
लालच क्या होता है? लालच। नीड क्या होती है? हमारी आवश्यकता। नीड क्या होती है? आवश्यकता। ये कहना चाहता है कि जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज हमारी नीड को पूरा कर सकते हैं, बस जो संसाधन है वो हमारी आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं, हमारे लालच को पूरा नहीं करते। ये कथन किसका है? ये कथन है महात्मा गांधी का। किसका है? महात्मा गांधी ने यह बात कही थी कि जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज हमारी किसको पूरा कर सकते हैं? नीड को पूरा कर सकते हैं, हमारी आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। किसको पूरा नहीं कर सकते? हमारे लालच को पूरा नहीं कर सकते, हमारे ग्रीड को पूरा नहीं कर सकते। ये बात किसने कही है? महात्मा गांधी ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन? कि कॉटन को उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे बेहतर होती है? कॉटन के लिए सबसे बेहतर सोइल कौन सी है? सर ब्लैक सोइल है। कौन सी है? ब्लैक सोइल। चलिए थोड़ा बहुत ब्लैक सोइल के बारे में पढ़ लेते हैं, जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ब्लैक सोइल का दूसरा नाम कौन सा है? रेगुर सोइल। इसे रेगुर मृदा भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? रेगुर मृदा। एक हमने पढ़ लिया कि ये कॉटन के लिए क्या है, इस पे कॉटन ज्यादा होती है। दूसरी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका रंग काला क्यों होता है? इसका रंग काला क्यों होता है? क्योंकि इसमें आयरन बहुत ज्यादा होता है। आयरन की अधिकता के कारण, लो की अधिकता के कारण इसका रंग क्या होता है? ज्यादा काला होता है भाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन, These soil are well known for their capacity to hold moisture. नमी को धारण करने की अक्षमता, नमी को धारण करने की अक्षमता कौन सी मिट्टी में ज्यादा है? तो ये भी क्या आ जाएगा हमारा? सेम का सेम आंसर आ जाएगा, ब्लैक सोयल। क्या आ जाएगा? ब्लैक सोयल आ जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन है, dash take place when the running water cuts the deep ravines and the absence of vegetation. ये पूछ रखा है कि पानी चल रहा है, बहता हुआ पानी है, कर्स, बीच में क्या लगे? देखो, अब मान लो कि ये कोई एरिया है, ठीक है, यहां से पानी बहता हुआ आ रहा है, ठीक है, ये क्या करेगा? मिट्टी को इरोजन, मिट्टी को काटना शुरू कर देगा। मिट्टी को क्या करेगा? काटना शुरू कर देगा। ये कौन सा इरोजन है? ये कौन सा अपर्दन है? ये कौन से अपर्दन का प्रकार है? ये कौन सा है प्यारे बच्चों? ये गली इरोजन का प्रकार है। कौन सा है? गली इरोजन। ये देखो अलग से गली बना रही है पानी, ये कटाव हो गया, यहाँ से मिट्टी का क्या हो गया? कटाव। अलग अलग, यदि आप देखो, वैसे गली का उपयोग हिंदी में करते तो गलियों के लिए करते हैं, ये मान लेना कि अलग अलग गली निकल रही है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? गली इरोजन। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ब्लैक सोइल फाउंड? ब्लैक सोइल कहां पर मिलती है? सर ब्लैक सोइल यहाँ इसमें से मिलती है गुजरात में। कहां पर मिलती है? गुजरात में। आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। और याद रखना, ब्लैक सोइल बनती किससे है? लावा से बनती है भाई। ब्लैक सोइल किससे बनती है? लावा से बनती है, ये बात और याद रख लेना। उसके बाद आगे आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड डज नॉट हेल्प इन दी सोइल कंजर्वेशन? कि इनमें से कौन सा सोइल कंजर्वेशन को बचाने में हेल्प नहीं करता है? ठीक है, बताओ भाई, इनमें से कौन सा काउंटर प्लगिंग भी करता है, स्ट्रिप क्रॉपिंग भी करता है, क्रिएटिंग शेल्टर बेट ये भी करता है, प्लगिंग अप एंड डाउन ये नहीं करता भाई। आंसर क्या हो जाएगा? डी। काउंटर प्लगिंग समुच्चय जुताई होती है, जो आप डोल वगैरह कह देते हो हरियाणवी में, वो होती है। स्ट्रिप क्रॉपिंग की साथ में, फसल के साथ में पेड़ लगा देना, क्रिएटिंग शेल्टर बेट, बीच में शेल्टर बेट लगा देना, प्लगिंग अप एंड डाउन ये नहीं होता, स्लोप का प्लगिंग एंड अप एंड डाउन ये नहीं होता। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? डी। उसके बाद आगे आता है, देखो ये मैंने आपको भी बता दिया था, विच ऑफ द फॉलोइंग सोइल हैज रेगुर सोइल? ये आपका कहां पे आया था? ये सेम का सेम क्वेश्चन 10th एग्री में आया था। किसको रेगुर सोइल कहा जाता है? आप मेरे को कमेंट में बताओगे, मैंने आपको इसका आंसर पहले ही बता दिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गली इरोजन इज कॉमनली इन दी? मैंने अभी आपको गली इरोजन बताया था कि गली इरोजन इनमें से कहां पर होता है? चंबल बेसिन में होता है भाई। कहां पर होता है? चंबल। चंबल क्या है? एक नदी है, उसके बेसिन में ज्यादातर होता है। उसके बाद अगला शब्द है, लैटराइट हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लेटर, व्हिच मींस? कि एक सोइल है लैटराइट सोइल। लैटराइट सोइल में जो लेटर शब्द है उसका मीनिंग, लेटर का मीनिंग क्या है? ठीक है, क्या है?
ब्रिक है। याद रखना ईंट। यदि आपसे पूछ ले कि लेटर जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ईट, इंग्लिश में क्या हो जाएगा, ब्रिक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ओवरग्रेजिंग द मेन रीजन फॉर द लैंड डिग्रेडेशन, कि भूमि के कटाव का रीजन ओवरग्रेजिंग कहां पर है, अत्यधिक चराई के कारण भूमि में कटाव कहां पर हो रहा है, महाराष्ट्र पंजाब। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, महाराष्ट्र इज करेक्ट आंसर। क्या आ जाएगा, महाराष्ट्र इज करेक्ट आंसर, इसमें महाराष्ट्र आ जाएगा भाई। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाई द सॉइल विच रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर एंड सलाइन इन नेचर। ऐसी वो मृदा के बारे में बताइए, मिट्टी के बारे में बताइए जो लाल व भूरे रंग की होती है और जो सलाइन होती है, क्या होती है, नमकीन जैसी होती है, वो कौन सी हो जाएगी सर, एरिड सोइल। एरिड सोइल कौन सी, मरुस्थलीय मृदा, जो मरुस्थल में मिलती है, जो कहां पर मिलती है, मरुस्थल में, जो राजस्थान गुजरात वगैरह में मिलती है, जो थार के रेगिस्तान में मिलती है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस लीड टू मैक्सिमम सॉइल इरोजन इन प्लेन्स, की प्लेन्स है, प्लेन्स क्या होते हैं, मैदान होते हैं, मैदान में सॉइल इरोजन का सबसे बड़ा कारण क्या है, कि मृदा का कटाव हो रहा है। मृदा का कटाव मैदानों में किसकी वजह से होता है सर, रनिंग वाटर, किसकी वजह से होता है, रनिंग वाटर। देखो पहाड़ों से क्या होता है, पहाड़ों से नदी आती है, नदियां कहां पर आती है, मैदानों में आती है, मैदान में आती है, वो तेजी से पानी आता है तो भूमि के कटाव को कर देता है, भूमि को काट देता है। अगला क्वेश्चन, डिफोरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैज कॉज्ड सर्व लैंड डिग्रेडेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। देखो पेड़ने के काटने की वजह से, कि हम क्या करें, ऐसा कोई भी एक स्टेट है जहां पर बहुत ज्यादा खनिज मिल रही है, खनिज मिलने के कारण हम पेड़ों को काट रहे हैं, पेड़ों को काटने से क्या हो रहा है, साथ में भूमि का कटाव हो रहा है। उस स्टेट का नाम बताना है कि डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन मतलब होता है पेड़ों का काटना, माइनिंग की वहां पर खनिज ज्यादा मिल रहे हैं, तो उसके कारण यदि हम पेड़ों को काट रहे हैं तो साथ में लैंड डिग्रेडेशन यानी भूमि में भी कटाव हो रहा है। तो वो कौन सा स्टेट है, कौन सा स्टेट हो जाएगा, उड़ीसा, क्योंकि सबसे ज्यादा खनिज हमें कहां पर देखने को मिलते हैं, उड़ीसा में देखने को मिलते हैं भाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन कौन सा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स डेवलपमेंट। इनमें से क्या दे रखा है कि रिसोर्सेज डेवलपमेंट के बारे में कौन सी प्रॉब्लम नहीं है, डिप्लीशिएशन ऑफ रिसोर्सेज टू सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल, कि वो क्या कर रहे हैं कि एक दो की आवश्यकता को ही पूरा कर रहे हैं। अकाउंटेबल फॉर रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स, कि जो रिसोर्सेज है वो केवल एक व्यक्ति के हाथ में है। आगे इंडस्ट्रियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, की हम ज्यादातर क्या करें, रिसोर्सेज का हम ज्यादा से ज्यादा हम उपयोग कर रहे हैं। आगे है एन इक्विटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, की जो डिस्ट्रीब्यूशन का रिसोर्सेज है वो क्या है, सभी में बराबर नहीं है। और याद रखना इसमें क्या दे रखा है, इसमें हमें दे रखा है नोट बताना है, क्या बताना है, नोट बताना है। देखो इसमें से हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, याद रखना तुम गलती सबसे ज्यादा कहां पर करते हो, तुम सबसे ज्यादा गलती करते हो, तुम ये नहीं देखते कि यस दे रखा है या नो दे रखा है। देखो कई बार क्वेश्चन मैंने यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज चल रही है एकेडमी में, बच्चे क्वेश्चन कहां पे गलत करते हैं कि नोट नहीं देखते कि नोट दे रखा है या नहीं दे रखा, जिसके कारण ये क्या हो जाता है, हमारे कई बार क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। देखो इनमें से कौन सा हमारा आंसर आ जाएगा, बताओ। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा कोई आंसर आ जाएगा डिप्लीशिएशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग टू ग्रेट ऑफ इंडिविजुअल, कि जो संसाधन है वो केवल कुछ ही जरूरतों को, कुछ ही लोगों की जरूरतों को पूरा कर पाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन एक्टिविटीज हैज कंट्रीब्यूट मोस्ट इन लैंड डिग्रेडेशन, की मानव के द्वारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन एक्टिविटीज, की मानव के द्वारा सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किस में है, लैंड डिग्रेडेशन में, कि व्यक्ति किस तरह से ज्यादा वो करता है लैंड डिग्रेडेशन। पहले हमने देखा कि खनिजों की वजह से, अब व्यक्ति की वजह से।
व्यक्ति क्या कर रहा है, व्यक्ति सबसे ज्यादा माइनिंग ही तो कर रहा है कि खुदाई कर रहा है, रिसोर्सेज मिल जाए, और जिससे क्या हो रहा है, भूमि का क्षरण हो रहा है, भूमि क्या हो रही है, खत्म हो रही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ फेरस मिनरल्स, फेरस मेटल, फेरस मेटल कौन सा इनमें, कॉपर, टीन, बॉक्साइट और निकिल, इनमें से कौन सा बताना है, इनमें हमें फेरस बताना है भाई, इनमें क्या बताना है, फेरस। फेरस यानी कि लोहा, क्या हो जाएगा, निकिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निकिल। लोह धातु बतानी है, लोह धातु कौन सी इनमें से, निकिल है भाई, बाकी सारी की सारी क्या है, एलो धातु है, नॉन फेरस। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिसाइकल रिसोर्स, ऐसा कौन सा जिन्हें हम नॉन रिसाइकल नहीं कर सकते, जिनका हम बार बार उपयोग नहीं कर सकते। मेटल कर सकते हैं, पेपर, वाटर, इनका कर सकते हैं, किसका नहीं कर सकते, फ्यूसल फ्यूल का नहीं कर सकते। फ्यूसल फ्यूल क्या होते हैं, जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन। आंसर क्या आ जाएगा हमारा, सीधा करेक्ट आंसर। जीवाश्म ईंधन बनते कैसे, एक बात और सीख लो, जीवाश्म ईंधन कैसे बनते हैं। अब मान लो कि कोई भी चीज, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, मरने के बाद गल सड़ जाते हैं, गल सड़ने के बाद वो धरती में मिल जाते हैं, धरती में मिलने के बाद कई करोड़ों सालों में वो क्या बन जाते हैं, फ्यूसल फ्यूल बन जाते हैं। और जो फ्यूसल फ्यूल बनते हैं उन्हीं में हमें नेचुरल गैस देखने को मिलती है, पेट्रोलियम देखने को मिलता है और कोयला देखने को मिलता है। यदि आपसे पूछ ले कि कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये हमें कहां से मिलते हैं, तो हमें फॉसिल फ्यूल से मिलते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, our research is examining a soil type which is formed by the weathering of volcano rocks is reaching in minerals which of the following, कि वोल्केनो से निकली है, वोल्केनिक रॉक, यानी वोल्केनो से क्या निकलता है, लावा निकलता है। सर लावा मैंने अभी बताया था, लावा से कौन सी सॉइल बनती है, ब्लैक सॉइल बनती है भाई। क्वेश्चन नंबर 177 आगे आता है, व्हेन वाज इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन इंप्लीमेंटेड, इंडियन वाइल्ड लाइफ, इसे क्या कहा जाता है, WPAB कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, WPAB कहा जाता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी कहा जाता है। ये क्या है, जीव जंतुओं को बचाने के लिए आया था कि जीव जंतुओं का हम शिकार रोकेंगे और उनकी जान को बचाएंगे। तो ये कब आया था, 1972 में आया था। कब आया था, 1972 में। अगला क्वेश्चन है 178, which of the following was the trust area of the Indian Wildlife Act 1972, जो वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 आया था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, हिंदी में क्या होगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम होगा। ये किसके बारे में आता, हंटिंग वाज बैन, कि आप जानवरों को नहीं मार सकते, रिस्ट्रिक्शन ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ, कि हम जीव जंतुओं का व्यापार नहीं कर सकते। तो दोनों क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 179, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड इन विच हैड बीन डिक्लेयर्ड एज, कि ऐसे कौन से वन है, 50% वन भारत में कौन से पाए जाते हैं, भारत में 50% फॉरेस्ट कौन से पाए जाते हैं, वो बताना है। कौन से मिलते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट मिलते हैं। कौन से मिलते हैं, रिजर्व। यदि आपसे प्रोटेक्टेड पूछा जाए तो 1/3 मिलते हैं, 1/3 कौन से मिलते हैं, प्रोटेक्टेड, और रिजर्व कितने मिलते हैं, 50%। आगे आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फॉरेस्ट, कि फॉरेस्ट की वो कैटेगरी बतानी है जिसमें वेस्ट लैंड होती है, जहां पर गवर्नमेंट, प्राइवेट, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, की एक ऐसा एरिया जहां पर जो बंजर है, ठीक है, उसके ऊपर सरकार पेड़ लगा रही है, कोई प्राइवेट व्यक्ति लगा रहा है या कोई समुदाय लगा रहा है, वो किसके अंदर आते हैं, वो आते हैं अनक्लासिफाई के अंदर। अनक्लासिफाई को हिंदी में कहते हैं अवर्गीकृत। क्या कहते हैं, अवर्गीकृत। भारत सरकार ने वनों को 3 टाइप में बांट रखा है। सबसे पहले प्रोटेक्टेड, इन्हें हिंदी में कहते हैं रक्षित वन। क्या कहते हैं, रक्षित वन। ये कितने एरिया पर है, 1/3 एरिया पर। उसके बाद रिजर्व, संरक्षित, ये कितने % एरिया पर है, 50%। और तीसरा कौन सा है, अनक्लासिफाई, अवर्गीकृत। इंडियन गवर्नमेंट ने जो हमारे वन है, फॉरेस्ट है, उनको केवल 3 पार्ट में डिवाइड किया है, प्रोटेक्टेड, रिजर्व और अनक्लासिफाई। इन तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इस प्रकार से हमने आज कितने क्वेश्चन कर लिए, 30 क्वेश्चन कर लिए हैं। पहले 20 क्वेश्चन करते थे, अब कितने करते हैं, 30। इस प्रकार से हमारा लगभग
यदि हम ये 400 के करीब क्वेश्चन है, हम आने वाले 7-8 दिनों में सारे के सारे क्वेश्चन क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। यदि किसी को कहीं से कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट कमेंट में जरूर बताइए। आगे के क्वेश्चन कल को करेंगे। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।